नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। देश मंदी के दौर से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती नजर आ रही है और आज प्रधानमंत्री के बयान में भी इसकी झलक देखने को मिली। मनमोहन ने पहली बार माना कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए आइडिया की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री ने साफ किया कि हालात 1991 की तरह बेकाबू नहीं हुए और उदारीकरण की नीति से वापस नहीं लौटा जा सकता। विपक्ष ने मनमोहन सरकार को बद से बदतर हो रही आर्थिक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब सवाल यह है कि देश को मंदी से कैसे उबारेंगे मनमोहन सिंह। महंगाई के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। बाजार में धंधा मंदा है और सिकुड़ती अर्थव्यवस्था के बीच रुपया गिरता जा रहा है। लेकिन सवाल उससे कहीं बड़ा है, क्या सरकार के हाथ से भी स्थिति निकलती जा रही है? खुद प्रधानमंत्री ने माना है कि स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार में नई सोच की जरूरत है। The Reserve Bank has served our country with great distinction, but as I venture to think that the best is yet to come. मनमोहन सिंह के मुताबिक ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हालात 1991 की तरह बेकाबू नहीं हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 7 महीने के आयात के लिए विदेशी मुद्रा है, जबकि 1991 में सिर्फ 15 दिनों की विदेशी मुद्रा बची। प्रधानमंत्री ने माना कि सरकारी घाटे में अब भी कमी नहीं आई है, लेकिन उसकी बड़ी वजह सोने का आयात है। उदारीकरण की नीति वापस नहीं की जा सकती। उधर विपक्ष का आरोप है कि सरकार आर्थिक फ्रंट पर पूरी तरह विफल रही है और देश की हालत लगभग 1991 की तरह हो चुकी है। भारत के साथ 1991 में यही हुआ और दुनिया के कई देशों के साथ ऐसा हो गया है। उनको फिर भी कटोरा लेके जाना पड़ता है IMF के पास। जिस तरीके से देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एकदम खत्म होने की नौबत पे पहुंचे, आज हमारी सरकार कहती है, रिजर्व बैंक कहता है कि 6 महीने से ज्यादा अपने पास अपने जो इंपोर्ट्स है उसको फाइनेंस करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज देश में नहीं है। दरअसल रुपए की लगातार गिरती कीमत ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। आयात महंगा होता जा रहा है और आने वाले दिनों में डीजल के दाम बढ़ने तय हैं। खतरा इस बात का है कि जरूरी चीजों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो। दूसरी तरफ विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलने के बाद भी सरकार को ज्यादा सफलता नहीं मिली है, जबकि जानकारों का मानना है कि राजनीतिक स्थिति को देखते हुए देश के भीतर से भी निवेश सूखता जा रहा है। अरुण कुमार सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम कर पाएगी सरकार? क्या डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को संभाल पाएगी सरकार? क्या 7 महीने का मुद्रा भंडार देश की आर्थिक सेहत के लिए पर्याप्त है? चौथा सवाल, आम आदमी को मंदी नहीं मारेगी, इसका भरोसा कैसे दिलाएगी सरकार? कैसे भरोसा दिलाएंगे मनमोहन सिंह? और आर्थिक मोर्चे पर देश की जो साख है उसे हम कैसे बचाएंगे? क्या बचा पाएंगे मनमोहन सिंह? ये सबसे अहम सवाल है। जाहिर है लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था ने आम आदमी के मन में दहशत पैदा कर रखी है और लोग मंदी के इस दौर से डरे हुए हैं। हमारा एजेंडा साफ है, प्रधानमंत्री आम आदमी का भरोसा बहाल करें। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अब तक जनता पार्टी चलाते थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस की ओर से सलमान सोज हैं, जबकि जाने माने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा YK अलग साहब गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, ये भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर स्वामी, जो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, आपको उस पर एतबार है? नहीं, भरोसा दिलाने से काफी नहीं है। वास्तव में कौन सा ऐसा वो कदम उठाने वाले हैं जिससे जो आज निराशा फैली हुई है पब्लिक में और जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें ये दोबारा एक आत्मविश्वास पैदा करें और भविष्य के बारे एक जो ऑप्टिमिज्म है जो आवश्यक है इकोनॉमी को चलाने के लिए, वो कैसा उत्पन्न करेंगे? पर वो तो ये कह रहे हैं 1991 जैसे हालात नहीं है, पूरी दुनिया में मंदी है, चलो थोड़ी मंदी यहां भी आ गई, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उस 91 में सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम था। आज बहुआयाम और बड़े विस्तार में इकोनॉमी यानी एक प्रकार से उसमें बीमारी है। फॉरेन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो कहते हैं डेफिसिट, और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट, फिर इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ी हुई है,
इन्फ्लेशन, ये सब 7-8 और रुपया हमारा लगातार कमजोर होता जा रहा है। उसका 52 से 62 पर आ गया है 2-3 महीने में। उसका परिणाम यही है कि देश से पैसा भाग रहा है हवाला के रास्ते से, और उसमें क्योंकि बाजार में हवाला के दाम रुपए की घटते जा रही है, इसीलिए आज रुपए घट रही है। वो भी एक प्रकार से निराशा के कारण है हमारे देश में। सलमान, प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं एक नए आइडिया की जरूरत है। वो आइडिया क्या है? 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, अब लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। पहली बात तो यह है कि मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि ये हमारी हालत खराब है या नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा कि 1991 की क्राइसिस जो थी उसका और आज का तो कोई मुकाबला नहीं। देखिए, मेरे हाथ में IMF की एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जुलाई की है, जुलाई, और IMF तो कोई नहीं कह सकता कि ये मैंने नंबर दिए उनको, IMF की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट इस साल 6%, पूरी दुनिया की 3%, अमेरिका की 2% से कम, यूरोपियन यूनियन की इस साल में ग्रोथ रेट होगी नहीं, 0 से कम। अगले साल हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 6.7%, चाइना की 7.6%, बाकी जो सारे मुल्क हैं पीछे हैं। तो ऐसा सोचना कि हिंदुस्तान में कोई क्राइसिस आ गई। दूसरी बात बताऊं, क्राइसिस नहीं आई है, आप ये कह रहे हैं सलमान, आप ये कह रहे हैं क्राइसिस नहीं आई है। मैं कहता हूं कि ऑडियंस खुद ही जज करे, क्योंकि जो स्वामी साहब ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम है। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, एक्सटर्नल डेट, जो बाहर के मुल्क जो हमें कर्जा देते हैं एक हिसाब से, उसको लिया जाए। तो मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बताऊं ताकि घर पे जो लोग बैठे हुए हो उनको थोड़ा आइडिया आ जाए। आप देखिए, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है। अगर मानिए घर पे बैठा इंसान 10,000 रुपए कमाता है और उनका लोन भी 10,000 रुपए है, वो जो सिचुएशन है वो अमेरिका की है, वो जर्मनी की है, ब्रिटेन की है, फ्रांस की है। और हिंदुस्तान की सिचुएशन क्या है? 20% डेट टू GDP रेशियो, यानी कि घर पे बैठे लोग अगर 10,000 रुपए की उनकी तनख्वाह है, उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए का लोन लिया है। कहां हिंदुस्तान की सिचुएशन? नहीं, ये हमारे देश में तो बहुत आसान है ना जिंदगी जीना सलमान। 12 रुपए में थाली मिल जाती है, 5 रुपए में भरपेट भोजन भी मिल जाता है। नहीं, आप जरा थोड़ा इंटरनेशनल देखिए ना। हिंदुस्तान तो इसी दुनिया में रहता है, किसी और दुनिया में नहीं रहता। तो उसका मतलब यह है कि हमें यह भी देखना है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। हमें इतना भी मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं मैं कहता कि कोई हमारे पास चैलेंज नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत मुश्किलात है, महंगाई की मुश्किलात है, हमारी इंटरेस्ट रेट के, जैसे स्वामी साहब ने कहा, कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन उन सब का हल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सबको डरा दें कि भाई कोई सुनामी आने वाली है, कोई भूचाल आने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान ना कोई सुनामी आ रही है, ना कोई भूचाल आ रहा है, सलमान ये कह रहे हैं। परंजॉय, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी राय से? देखिए, 22 साल पहले भारतवर्ष का जो आर्थिक स्थिति था और आज जो है, मनमोहन सिंह तो कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि इससे हमें तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी साल में उन्होंने पहला बार वित्त मंत्री बना नरसिम्हा राव का सरकार में। ठीक है, मैं मान लिया कि उस समय हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, हमारा आयात के लिए 2 हफ्ते के लिए हमारा विदेशी मुद्रा था। आज वो $280 बिलियन है। ठीक है, 6-8 महीना के लिए है। मगर उस समय आप देखिए खाद्यान्न का दाम किस रफ्तार से बढ़ रहे थे, उस समय रुपया कितने कमजोर थे, उस समय बेरोजगारी का जो समस्या था कितना था, उस समय अमीर और गरीब का बीच जो दोराई था वो कहां पे था। उसके साथ आप तुलना भी कीजिए, ये भी तुलना की, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बहुत सारे हिस्से हैं। आज रुपया कमजोर हो गए, खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं प्याज का दाम कैसा बढ़ गया, इसके ऊपर सरकार अंकुश नहीं रख पाया। हमारा जो वाणिज्यिक घाटा है और जो चालू खाता में जो घाटा है वो दिन के दिन बढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए आज रुपया कमजोर हो गए। हम विदेश से जब कच्चा तेल आयात कर रहे हैं उसका कीमत बढ़ रहे हैं, हमारा डीजल का कीमत बढ़ रहे हैं। डीजल का कीमत जब बढ़ता है तो मुद्रास्फीति बढ़ रहे हैं, और लोग क्यों आज सोने के ऊपर निवेश कर रहे हैं। आपका चालू जो खाता में जो घाटा है वो बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हम सोना आयात कर रहे हैं। आज वो बेआईनी वो स्मगल हो रहा है। क्यों लोग आज सोने में क्यों निवेश? यानी कि परंजॉय, आप कह रहे हैं हालात चिंताजनक हैं।
सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलने वाला है। आज भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, क्यों? मुद्रास्फीति बढ़ रहे हैं। मुद्रास्फीति आज आम आदमी और मध्य वर्ग के जो लोग हैं उसके असली आय कम हो रहा है जी। और ये एक तरह से हम तेल को हम विदेश से आयात कर रहे हैं, उसका दाम और डीजल का दाम बढ़ रहा है, ये मुद्रास्फीति बढ़ रहे हैं और ये एक तरह से हम चक्रव्यूह आप कह रहे हैं, एक बड़ा देसी शब्द है परंजॉय। और डॉक्टर अलग, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। क्या हमारी अर्थव्यवस्था एक घल्लू घारे में फंस गई है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, सारी सिनर्जी है, सारे बाजार आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंदी है उसका असर तो हो ही रहा है और साथ ही साथ जो सरकार में एक पॉलिसी पैरालिसिस दिख रहा है उसका भी असर साफ हमारी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है क्या? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तक जो हमारे नेता बात कर रहे हैं वो इस बात की बात नहीं कर रहे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्या हो रहा है। अब आज की आप समस्या देखें, कल खाली हमारा सेंसेक्स नहीं घटा था, हैंसेंग भी घटा था, निकाई भी घटा था और जो अमेरिका का जो स्टिमुलस था जिसको वो अभी कम कर रहे हैं क्योंकि वहां की स्थिति इंप्रूव कर रही है, उससे दुनिया भर में इसका इंपैक्ट पड़ रहा है और विकास का दर दुनिया के सब देशों में कम हो रहा है और ये समस्याएं आ रही हैं। तो इसके बारे में हमको सोचना होगा और रिजर्व बैंक ने जो किया अभी, इसका ये मतलब नहीं कि हम रिफॉर्म के विरुद्ध हैं, लेकिन उन्होंने जो किया कि गोल्ड की इंपोर्ट पर उन्होंने ड्यूटी बढ़ाई या और इंपोर्ट्स के बारे में ड्यूटी बढ़ाई। अब इस समय खाली ग्लोबलाइजेशन की चर्चा करना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक बड़ी अच्छी सेविका आपकी हो सकती है जी, लेकिन अगर वो आपकी मिस्ट्रेस हो, जब दुनिया भर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और अभी तक ये किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका का स्टिमुलस का विड्रॉल, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इंप्रूव कर रही है जी, उससे ये भूचाल दुनिया भर में आ रहा है, तो उसको अगर हम नहीं समझेंगे और खाली नेता लोग एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो इस समस्या को हम सुलझा नहीं पाएंगे। और मैं ये यानी कि समस्या है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। डॉक्टर अलग आप कह रहे हैं, मैं इसके हल की ओर अब चलना चाहूंगा। जो सवाल मैंने सलमान से भी किया, डॉक्टर स्वामी नए आइडिया की बात कर रहे हैं। 9.5 साल हो चुके हैं, वो आइडिया हमने नहीं देखा है। क्या अभी वक्त है और वो आइडिया क्या हो सकता है कि हम इकोनॉमी को उबारें? देखिए, अपने देश में अब विकास के वृद्धि की दर को बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट को आगे का मैंने ऊपर उसको उसकी इंक्रीज करने की आवश्यकता है। कैसे होगा इंक्रीज? यहां पर तो भारतीय उद्योगपति बाहर पैसा लगा रहे हैं, अपने देश में हमारे उद्योगपति पैसा लगाने को तैयार नहीं है। हालत ये है, इसीलिए ऐसे कोई कदम उठाना चाहिए जिससे पब्लिक में जो आज तक वैसे जो हमारी पूंजी है वो तो हमारे हाउस होल्ड सेविंग से ही अधिकांश आती है जी, जो बैंकों में जमा करते हैं उसको वो फिर कर्जा के रूप में दे करके उसमें इन्वेस्टमेंट बनती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि आज की परिस्थिति में एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे, क्या हो वो कदम? वो है इनकम टैक्स, जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसको रद्द कर देना चाहिए। वो रद्द कर देना चाहिए। सलमान, क्या वक्त है अभी सरकार के पास? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक नई सोच की, नए आइडिया की जरूरत है। ये चुनावी साल भी है, अब चुनाव का शंखनाद हो गया है। आप खाद्य सुरक्षा बिल में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बाकी चीजों में नहीं। क्या हमारे पास अभी वक्त है या चुनाव की बलि चढ़ जाएंगे आर्थिक सुधार जो वक्त की जरूरत हो सकते हैं, वक्त का तकाजा हो सकती है? देखिए, पहली बात, अभी स्वामी साहब ने कहा कि पर्सनल इनकम टैक्स को खत्म कर दें। ठीक है जी, ये इन्होंने एक प्रपोजल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्वामी साहब से कि इस पे अगर कोई रिपोर्ट हो इनके पास, वो पब्लिक को बताएं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर हम पर्सनल इनकम टैक्स को खत्म करेंगे उससे क्या असर पड़ सकता है, पॉजिटिव असर, नेगेटिव असर, फिर देखा जाएगा। दूसरी बात यह है, आप कहते हैं कि क्या क्या हम
कुछ अभी कर सकते हैं कि नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए, ठीक है, काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में, रोड हो, बिजली के प्लांट हो, पोर्ट्स हो, रेलवेज हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि लैंड एक्विजिशन बिल जो पार्लियामेंट में है, उसमें अगर हमारे बीजेपी और बाकी दोस्त गवर्नमेंट के साथ बात करें, देखिए डिसएग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन अगर ऐसी बिल को पास करें, ये इलेक्शन के टाइम में सारा ठीक ना हो जाए, क्या इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा? बहुत फायदा हो सकता है। सलमान, मैं बिग टिकट आइडिया की बात कर रहा हूं, आगे को मैं बिग टिकट आइडिया की बात कर रहा हूं, क्या हो सकता है? लैंड और ये चुनावी साल भी है। नहीं देखिए, हाँ चुनावी साल तो है, लेकिन देखिए हर किसी चीज में सियासत को नहीं देखा जा सकता। आपको हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप ये नहीं देख सकते कि आज ही के दिन मुझे सब कुछ आगे करना है। ये तो एक मैराथन है। कल आपके यहां पर स्टॉक मार्केट गिर गया तो सब लोग घबरा गए, यार ऐसे तो बहुत जगह होता है, ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन हमें नीचे हो रहा है आगे हम रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। 4 साल से हम सुन रहे हैं महंगाई पर काबू कर लेंगे, महंगाई पर काबू नहीं हो पा रहा है। आप थोड़ी नहीं, देखिए आप थोड़ा सा अनफेयर हो रहे हैं। आप देखिए 2008 और 2009 में जो दुनिया में क्राइसिस खड़ा हुआ, उस टाइम पे आप सोचिए अमेरिका की कितनी बुरी हालत थी, यूरोप की तो बुरी हालत ऐसी थी कि अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है, जापान में कितने सालों से प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में, चाइना में तब भी कितनी बाकी मुल्कों के बराबर मुकाबले में कितनी अच्छी इकोनॉमी चली, बाकी मुल्कों के बराबर मुकाबले में। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि यूपीए सरकार ने बिल्कुल पीछे ही कर दिया। आपकी ग्रोथ इस साल 6% आएगी। देखिए ग्रोथ आप बताते रहेंगे 6% आएगी, फिर मैं वित्तीय घाटे की बात करने लगूं, फिस्कल डेफिसिट की। मुझे एक चीज बताइए सलमान, मुझे बताइए, मेरे दर्शकों को ये समझाइए, पिछले 3 साल में या 3.5 साल में एक बिग टिकट रिफॉर्म आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए जो आपकी सरकार ने की हो। हाँ देखिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिससे इस मुल्क में आगे को बहुत तरक्की होगी, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी और की सरकार हो, लेकिन हिंदुस्तान की बहुत तरक्की होगी, वो हुआ जो हमने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो आधार कार्ड है, उसका आप देखेंगे, हिंदुस्तान के लोग देखेंगे कि जो यूपीए सरकार ने वो इनिशिएटिव लिया है उसका कितना फायदा होगा, और वो सब हिंदुस्तानियों के लिए फायदा होगा, और आगे को आप देखेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट है। तो आपको वो चलिए, आप आधार कार्ड को बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन परंजॉय, क्या आप जो सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है, क्या आप सही मानते हैं इस शब्द को, या मैं अनफेयर हो रहा हूं सरकार के साथ? देखिए, आज मनमोहन सिंह बहुत दुखी है, क्योंकि आज भारतीय समाज का जिस हिस्से को सबसे ज्यादा फायदा मिला ये आर्थिक उदारीकरण की नीति में, भारत का बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, व्यवसायी, वही आज बहुत दुखी है। आपने ठीक कहा, आज इन लोग भारतवर्ष में निवेश नहीं कर रहे, विदेश में निवेश कर रहे हैं। भारतवर्ष का इतिहास में पहला बार भारतवर्ष के उद्योगपति विदेश में ज्यादा निवेश कर रहे हैं और विदेशी निवेशक कम निवेश कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। देखिए, हकीकत भी है परंजॉय, जैसे जैसे अमेरिकी इकोनॉमी वहां पर सुधार आएगा, उबार आएगा, तो वो वहां से अपना पैसा यहां थोड़ा लगाएंगे, वहीं पैसा रुक जाएगा, और हम बाहर लगा रहे हैं पैसा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। अगर हमारे देश के जो उद्योगपति हमारे देश में निवेश करते हैं तो यहां लोगों को नौकरी मिलता, यहां आपका संपत्ति बढ़ता, यहां का सकल घरेलू उत्पाद आगे बढ़ जाता। देखिए, बात और है, स्वामी जी कह रहे हैं कि आयकर बंद कर दीजिए, मैं तो समझता हूं ये कभी नहीं होगा। अगर स्वामी जी का सरकार भी आ जाता है तब भी आप इनकम टैक्स बंद नहीं कर। असली मुद्दा क्या है, आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो 5 लाख करोड़ रुपया का छूट दे रहे हैं कर से, वो तो बंद कीजिए ना, वो तो अमीर लोग हैं। दूसरा बात यह है, देखिए आप शेयर बाजार कर रहे हैं परंजॉय, चुनावी साल में आप कैसी बात कर रहे हैं? सारी फंडिंग तो वहीं आएगी पार्टीज की, आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे यही तो असली बात है। हमारे सरकार सचमुच पूंजीवाद में भी विश्वास नहीं करते हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट है इन लोग, भाई भतीजा दोस्तों के लिए पूंजीवाद है जी। देखिए, आपका संवेदी सूचकांक आज क्यों गिर गया? क्योंकि आपका भारतवर्ष का निवेशक बाजार से दूर चले गए हैं। आप पूरा विदेशी निवेशक को उन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। हमारा जब विदेशी जो संस्थागत निवेशक का FIIs है, जब वो बाहर चले जाते हैं हमारा संवेदी सूचकांक नीचे गिर जाता है। वो जो जब वापस
वापस आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। 5 साल पहले हमारे देश का जो संवेदी सूचकांक था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो यहां से ऊपर था, 21,000 था। नवंबर 2010 में भी 21,000 था, आज 19,000 के नीचे है। 5 साल में कहां गया ये कहां चला गया? देखिए, आज मैं मान लिया एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट चल रहा है, मगर भारतवर्ष का अंदर भी एक आर्थिक संकट चल रहे हैं। और आज आप सरकार कह रहे खाद्य सुरक्षा का बात, आज आप भूमि अधिग्रहण का बात कर रहे हैं, नया कानून का बात कर रहे हैं। आप 9 साल क्या कर रहे थे जी? आपका अभी चुनाव आने वाले हैं, आप 9 साल चुपचाप बैठे थे। उस समय आपने खाद्य सुरक्षा का बात क्यों नहीं सोचा? आपने लैंड एक्विजिशन की बात क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा डॉक्टर अलग? क्या आर्थिक सुधारों पर पिछले कुछ सालों में राजनीति हावी रही है? यह बात और है कि विश्व ख्याति प्राप्त एक इकोनॉमिस्ट हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आर्थिक सुधारों पर क्या राजनीति हावी रही है? देखिए, खाली इस समय ये बात करना कि अपने आप भारत के पूंजीपति ज्यादा निवेश करेंगे, जबकि दुनिया भर में एक किस्म का संकट चल रहा है, ये शॉर्ट रन के लिए बहुत बुद्धिमानी की बात मुझे नहीं नजर आती। उल्टा दूसरा तरीका ये है कि सरकार इस समय पूंजीपतियों को और भारत के निवासियों को ठोस तरीके से ये सपोर्ट दे कि देखिए, पूंजी निवेश करने में, और इसमें सुब्रमण्यम स्वामी और प्रनंजय ठाकुर दोनों सही बात कर रहे हैं, वो बहुत इस समय बड़ी प्रायोरिटी की बात है। तो वो करने के लिए अब प्रधानमंत्री साहब ने एक अच्छा काम किया कि जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं, उनको वो रिव्यू कर रहे हैं। इस समय अब रिजर्व बैंक में रघुराम राजन और जो अभी जा रहे हैं गवर्नर रिजर्व बैंक, उन्होंने थोड़े टैक्सेस बढ़ाए हैं, उससे उनके पास साधन आएंगे। इस किस्म के तरीके वो साधन लेके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप सपोर्ट करिए और भारत के निवेशकों को ये बताइए कि हम तुम्हारे साथ हैं। और खाली यही कह देना कि नहीं अब तो 1991 आ गया है, अब आप बिल्कुल निराशा पे चले जाइए। अब इस समय अगर हम खाद्य सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अच्छी बात है जी। मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात मानता हूं कि इस समय हमको पॉजिटिव सिग्नल्स देने चाहिए। और सरकार जब कहती है कि हम बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करेंगे जी, अगर साधन एकत्रित कर सके और इन्वेस्टमेंट करें तो प्राइवेट सेक्टर तो रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि उसको जब स्टील की मांग बढ़ेगी, सीमेंट की मांग बढ़ेगी जी। और देखिए, इस समय जो 90 में आपने इरिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, वो तो बिल्कुल अभी बात नहीं है। भारत का विकास यानी कि हालात थोड़ी परेशानी वाले जरूर है, लेकिन हमें